but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate 26 January as Republic Day. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों का नेशन राष्ट्र आज़ाद हुआ, वैसे हम लोग को ये एहसास हो कि हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जिसके आधार पर हमारी जो कंट्री है उसको रन किया जाए, उसको गवर्न किया जाए। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। वॉज मेड विच हैड 300 मेंबर्स, जिसके 300 मेंबर्स थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। एंड बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर मच deliberated over clause by clause. The original draft of the constituent was considerably modified. The Constitution Assembly finally approved the draft of the Indian Constitution on 26 November 1949. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अप्रूव किया 26 नवंबर 1949 में, बट ये इफेक्ट मतलब ये वर्किंग में आया 26 जनवरी 1950 में। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे। इस दिन को मार्क करने की वजह से हम लोग उसको एज अ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका नीचे एक पैराग्राफ है डू यू नो का। The Constitution of India is the longest written constitution of any sovereign country in the world. भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जो कि किसी भी सोवरेन कंट्री का है अभी तक में। It has more than 395 articles in 22 parts. इसके अप्रॉक्स 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 110 अमेंडमेंट हैं। There are 1,17,369 वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन, और इसके इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में 1,17,369 वर्ड्स हैं। और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो अलग अलग चीज़ें थी वो अलग अलग काफ़ी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बन चुके थे उस टाइम पे, उनको देखा गया और उनसे जो चीज़ें उनको ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को सही लगी, उन्होंने उस चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले आ रहा है आपका फेडरलिज्म। इंडिया हैज़ 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल रिस्पेक्टिवली. This is known as the federal form of governance and ensure that the regional interests of the state are fostered properly, but not at the cost of national interest. अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया में 3 लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। पहला सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज। तो ये 3 लेवल हैं इंडिया में गवर्नमेंट के, जो कि किसी भी रीजन के या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों के विकास के बारे में सोचती हैं और उनके लिए कार्य करती हैं। Every state has its own resources to manage and its people's interest to take care of. The government at the central level does precisely that, but within the boundaries drawn for it under the Constitution. There is a list mentioned in the Constitution that divides the power, rights and duty of central and state with regards to various matters of administration, and also the source of funds for carrying out legislative and executive functions. सभी स्टेट्स के पास, सभी राज्य के पास अपने संसाधन होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को मैनेज करता है और उनको
फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। द स्टेट एट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल डज प्रिसाइसली दैट, बट द विद इन द बाउंड्री डाउन फॉर इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक सीमित दायरे में, और वो दायरा कौन फिक्स करता है? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करता है। देयर इज अ लिस्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिवाइड्स द पावर, राइट्स, ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एक लिस्ट होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट होती है जिसमें जो पावर्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं और जो ड्यूटीज होती हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल की, वो बताई गई है और अलग अलग मैटर्स में, और उनके सोर्स ऑफ इनकम को भी बताया गया है, जिससे कि वो अपना लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कैरी आउट करें। योर नेक्स्ट हेडिंग इज parliamentary form of government. In the parliamentary form of government, people elect their representative, and those representatives do the governance on behalf of people. In India, there are two sets of elected representative, one at the state level and another is at the national level. At the national level, we have two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha is called the lower house and the Rajya Sabha is called the upper house. Member of the Rajya Sabha was elected through indirect voting. Similarly, in state we have Vidhan Sabha or Legislative Assembly. Member of the Vidhan Sabha are elected by people. Some state have Vidhan Parishad also, which is similarly to the Rajya Sabha. हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, जो कि आगे के फंक्शंस, जो कि गवर्नमेंट के फंक्शंस है, उसको परफॉर्म कर सकें। और हम लोगों के पास दो सेट हैं, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे हम लोग के पास दो हाउसेज है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग, और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्ट वोटिंग से अपॉइंट किए जाते हैं। इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब होता है कि वो चुने जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिसको हम लोग चुनते हैं। सपोज अगर हम लोगों ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ही चूज करेंगे कि मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन होंगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट वोटिंग का मतलब। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। मेंबर ऑफ द विधान, देन हम लोग बात करते हैं अब स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे विधान परिषद विधानसभा होती है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। मेंबर ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और कुछ स्टेट्स में विधान परिषद भी होती है, विच इज सिमिलरली टू द राज्यसभा, जो कि राज्यसभा के सिमिलर होती है। Student, your next heading is universal adult franchisee. Since India is a democracy, people have the right to vote and elect representatives to run the government. Elections are held every 5 years. People vote for the candidate of their choice to be part of the government. जब से इंडिया एक लोकतांत्रिक राज्य है, तब से ही लोगों के पास वोट करने का अधिकार भी आ गया है, जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रतिनिधि को चूज कर सकें, जो कि गवर्नमेंट को रन करे, यानी कि सरकार को चलाए। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, यानी कि इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, और पीपल अपने पसंद के लोगों को वोट करते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द राइट टू गिवन टू एन एडल्ट citizen to cast his vote, respecting the fact that every adult are responsible citizen irrespective of his socio-economic background or level of education. और राइट टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक अधिकार है जो कि किसी भी एडल्ट सिटीजन को दिया जाता है वोट करने का, ये मानते हुए कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जिम्मेदार नागरिक है, और बिना किसी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या लेवल ऑफ एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि आपको ये अधिकार दिया जाएगा। फिर डजेंट मैटर कि आपका सोशल यानी कि सामाजिक बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक बैकग्राउंड क्या है,
और यह आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, आपको यह अधिकार मिलना अनिवार्य है। दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू एक्सरसाइज दिस राइट। और ये हर सिटीजन की एक प्राइम ड्यूटी होती है कि वो अपने वोट को यूज करे। इट इज द अटेम्प्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन in a fair and just manner through a secret ballot so that people are not forced into casting their vote against their wishes। और ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो इलेक्शन को ऐसे कंडक्ट करे जिसमें कोई भी अनफेयर चीज़ें ना यूज़ की जा सके या कोई भी इनजस्टिस ना हो, जिससे कि लोग को फोर्स ना किया जा सके उनके विशेष के, उनके इच्छा के अगेंस्ट वोट करने के लिए। इलेक्शन इज अप्लाइड टू द लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर एट द रूफ ऑफ द नेल टू कीप अ ट्रैक दैट द पर्सन हैज वोटेड। इलेक्शन कमीशन जब भी कोई पर्सन वोट करता है, तो इलेक्शन कमीशन उसके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे एक इंक से मार्क कर देती है, जिससे कि ये ट्राई किया जा सके कि वो पर्सन ऑलरेडी वो वोट कर चुका है और दोबारा किसी इलेक्शन में उस टाइम पर वोट ना करे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक कवर करेंगे और कल की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट टाइम में आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आदित्य सोलंकी, आई एम योर social science teacher। Welcome to Vida Bani online classes। This is your second video of this chapter। ये आपकी इस चैप्टर की यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है कि जिससे वो उसको कंट्री में अप्लाई किया जाए, और उसका उनके जो इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं डेमोक्रेसी में, उसको भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग से। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन, इट वॉज अ टाइम टू मेक आवर constitution। Making a constitution is a big responsibility. For this, constituent assembly was made, which had 300 members. Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the constituent assembly and Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. The article of constitutions were much deliberated over clauses by clause. The original draft of the constitution was considerably modified. The Constituent Assembly finally approved the draft of the Indian Constitution on 26 November 1949, but it